नीट 2025 के वोल्टा के टेस्ट सीरीज का बिल्कुल एक जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक कंसेप्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो सिर्फ ये एक सवाल नहीं सीखोगे, बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बिल्कुल सही फॉर्मूला बताऊंगा। पूरा यूट्यूब छान मारोगे, एक जगह सही फॉर्मूला नहीं मिलेगा, शायद ही कहीं पर मिल जाए। चलो इस सवाल को देखो। इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो बिलियार्ड बॉल हैं, सेम साइज के, सेम मास के, बिल्कुल उनका आइडेंटिकल कह सकते हैं कि आइडेंटिकल है, साइज बिल्कुल सेम है और मास भी बिल्कुल सेम है। ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं बिलियार्ड टेबल पे। थर्ड बॉल ऑफ सेम साइज एंड मास, मतलब तीसरा वाला बॉल भी आइडेंटिकल है इन्हीं के, strikes them symmetrically and remains at rest after the impact। दोनों को सिमेट्रिकली स्ट्राइक करता है और जो तीसरा वाला बॉल है स्ट्राइक करने के बाद से वो रुक जाता है, remains at rest after impact, इम्पैक्ट के बाद से रुक जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल इज, इसमें दो चीजें हमको समझने की है। पहली चीज ये कि सिमेट्रिकली स्ट्राइक करने का क्या मतलब है, जो सिमेट्रिकली स्ट्राइक कर रहा है ये सिमेट्रिकली स्ट्राइक करने का क्या मतलब है, और दूसरी चीज कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला सही तरीके से कैसे लगाएं। आइए देखते हैं। देखो ये दो बॉल है, मान लीजिए हमारे पास जो हमको दो बॉल दिए गए थे, ये दो बॉल इस तरह से टेबल पे रखे गए हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं। तीसरा बॉल जो इनके बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये यहाँ से आता है और आके इन दोनों बॉल्स को स्ट्राइक करता है, यहाँ पर आके इन दोनों बॉल को मारता है। और कैसे मारता है? बिल्कुल सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली कहने का मतलब कि जितना इम्पैक्ट ये ब्लू बॉल के ऊपर लगाता है, बिल्कुल उतना ही इम्पैक्ट ये रेड बॉल के ऊपर भी लगाएगा। अगर किसी और तरीके से हम मारें, सपोज हम इस तरह से ये आके स्ट्राइक करें, तो ये सिमेट्रिकली नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो येलो बॉल है, थर्ड बॉल जो है, ये ब्लू बॉल को तो हिट करता है बट रेड बॉल को डायरेक्टली हिट नहीं करता है। रेड बॉल को कौन हिट करता है? वो ब्लू बॉल हिट कर रहा है। तो सिमेट्रिकली का मतलब ये वाला हुआ जिसमें दोनों में बिल्कुल बराबर इंपैक्ट लगाता है। तो ये एक चीज तो इसमें क्लियर हो गई कि सिमेट्रिकली स्ट्राइक करने का क्या मतलब है। इसके बाद से देखो, यहाँ पे हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है? E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है जस्ट आफ्टर कोलिजन, टक्कर के जस्ट बाद। जैसे ये दो बॉल आए और दोनों बॉल आके एक दूसरे से टकराए, तो जब ये दोनों बॉल आके इस तरह से एक दूसरे से टकराते हैं, तो जस्ट बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हो, जस्ट बिफोर कोलिजन। और फिर इनका टक्कर हुआ, टक्कर के बाद ये एक दूसरे से मान लो दूर जाने लगे या जैसे भी, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला अधूरा होता है, और अधूरा होने की वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसके भरोसे गलत कर देते हैं। जब भी हम पढ़ें हमको सही फॉर्मूला पढ़ना चाहिए। सही फॉर्मूला क्या होता है? इसका बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हमको ये फाइंड करना होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या बोला है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखो सीखना चाहिए। जब हम पढ़ाते हैं, मैं जब पढ़ाता हूं कोलिजन, तो सबसे पहले कोलिजन स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजें बच्चों को बताऊंगा। एक लाइन ऑफ मोशन और दूसरा होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये क्लियर रहे ताकि स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, गलतियां नहीं करेंगे। डायरेक्ट सवाल पे आ जाएंगे तो फिर गलतियां होती रहेंगी। लाइन ऑफ मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोलाइड करने जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट से, तो इसके वेलोसिटी वेक्टर को इसके सेंटर ऑफ मास से मिलाइए और इस वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो ये जो लाइन बनता है इस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ मोशन कहेंगे। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? जब दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, मान लो ये बॉडी इधर चलते हुए आया, दूसरा बॉडी इस तरफ चलते हुए आ रहा था और ये दोनों आके टकरा गई। इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, आके टकरा गई। तो जब टक्कर हुआ है, जिस पॉइंट पर इंपैक्ट हुआ है उस पॉइंट पर
दोनों सरफेस के ऊपर नॉर्मल बनाइए। मतलब ये पहली जो बॉडी है इसका नॉर्मल इस पॉइंट के ऊपर बनाइए और दूसरे बॉडी का भी नॉर्मल इस पॉइंट के ऊपर बनाइए। तो इन दोनों के जो नॉर्मल होंगे इनको हम लोग कॉमन नॉर्मल बोलेंगे। कॉमन नॉर्मल से होता हुआ जो लाइन जाएगा इस लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो लाइन होगा जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से होता हुआ बनाया जाएगा और जो दो कोलाइडिंग बॉडीज होंगी उन दोनों कोलाइडिंग बॉडीज के परपेंडिकुलर होना चाहिए, कॉमन नॉर्मल की तरफ होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स लेके मैं समझा देता हूं। जैसे देखो, मान लो कि कोई बॉल इस तरह से चलते हुए आए और आके वो ग्राउंड से टकराए, जमीन से आके टकराए और जमीन से टकरा के फिर बाउंस हो जाए। जिस समय ये आके जमीन से टकरा रहा होगा इसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट मान लो ये है। इस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से एक ऐसा लाइन बनाना है जो इस स्फीयर के भी परपेंडिकुलर हो और हमारे ग्राउंड के भी परपेंडिकुलर हो, दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो स्फीयर के ऊपर परपेंडिकुलर बनाने का तरीका क्या होता है? स्फीयर के ऊपर या सर्कल के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो इसके जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाना हो उसको सेंटर से लेके मिला दो, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ये पॉइंट ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। किसी पॉइंट बी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है तो ले जाके सेंटर से मिला दो, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्कल है। किसी पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर बनाना है, इसको ले जाके सेंटर से मिला दीजिए, ये लाइन परपेंडिकुलर एट पॉइंट सी हो जाता है। कैसे पता चलता है? क्लास 10th में हमने पढ़ा था। क्लास 10th में पढ़ा था कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हमें किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है या नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल बनाने के लिए इस पॉइंट को इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही छोटा टेंजेंट मान सकते हो कि टेंजेंट का बहुत छोटा पॉइंट सेक्शन है और उस टेंजेंट के को रेडियस से अगर मिला दिया जाए तो यही क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं। तो सर्कल या स्फीयर के ऊपर नॉर्मल बनाने का तरीका ये होता है कि उसको सेंटर से मिला दो, उस पॉइंट को सेंटर से मिला दो। अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो उसका परपेंडिकुलर तो हम जानते हैं, 90 डिग्री का लाइन खींच दो, बन गया परपेंडिकुलर। तो यहां पर इस पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर एक ऐसा लाइन हमको बनाना है जो इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर हो और इस स्फीयर के भी परपेंडिकुलर हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलेंगे। इसको सेंटर से मिला दिया, सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसी को एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट। ऐसे ही देखो, अगर मान लो कोई इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, एक बॉल आता है आके यहाँ पर गिरता है, तो जब ये बॉल आके यहाँ पर गिरेगा, इससे जब टकराएगा ऐसे, तो हमको लाइन ऑफ इंपैक्ट अगर बनाना है तो एक ऐसा लाइन बनाना है जो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो और सर्कल के भी या स्फीयर के भी परपेंडिकुलर हो। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर जिस पॉइंट पर इंपैक्ट पड़ा है वहां से होता हुआ एक लाइन खींच देंगे जो इसके सेंटर से होता हुआ जाता हो, यही हमारा क्या बन जाएगा? लाइन ऑफ इंपैक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, फॉर्मूला किस तरह से लगाएंगे? फॉर्मूला ऐसे लगाना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। होप लाइन ऑफ इंपैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला जो बॉल है ये इस तरफ से चलते हुए आया और आके टकराया। वेलोसिटी इस क्वेश्चन में किसी का भी नहीं दिया हुआ है, ना टक्कर से पहले इसका वेलोसिटी दिया है, ना कोलिजन के बाद से इनका वेलोसिटी दिया हुआ है। तो सब कुछ हमको कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो ये वाला जो थर्ड बॉल है जब ये आके यहाँ से टकराता है तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी u है। तो u वेलोसिटी से ये इस तरफ आया सिमेट्रिकली कोलाइड करने के लिए, यहाँ पर आया u वेलोसिटी से चलता हुआ। तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी हम ले लेते हैं u। ये u वेलोसिटी से चलता हुआ आया, ये इसका लाइन ऑफ मोशन हो गया। मान लो u वेलोसिटी से चल रहा था। लाइन ऑफ इंपैक्ट बनाए अगर इन दोनों के लिए, तो ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, ये इसका सेंटर है। तो इस पॉइंट ऑफ इंपैक्ट से इसके ऊपर नॉर्मल बनाओ, ये बन गया। इस पॉइंट ऑफ इंपैक्ट से इसके ऊपर नॉर्मल बनाओ, ये बन गया। तो ये जो लाइन है यही हमारा हो जाएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट ब्लू और येलो बॉल के कोलिजन के लिए। और येलो और रेड बॉल के कोलिजन के लिए जो लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, यहाँ पर टकराया है तो यहाँ से नॉर्मल बना दीजिए। येलो पे कैसे बनाओगे? ले जाके सेंटर से मिला दो। यहाँ से नॉर्मल बना दो ब्लैक वाले पे, ले जाके सेंटर से मिला दो। तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गया हमारा येलो और रेड बॉल के लिए। अब जो इनिशियल वेलोसिटी u था, इससे हमको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिलेगा।
अगर ये एंगल थीटा है तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इनिशियल वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन कितना वेलोसिटी है येलो बॉल का अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वो निकालो। तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट कितना आ जाएगा u cos थीटा, ये आ गया अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट u cos थीटा। और इसका बिफोर कोलिजन जस्ट बिफोर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट कितना वेलोसिटी था ये ब्लू बॉल का 0, पहले तो ये दोनों रुके हुए थे। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालूं यहां पर अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा इस वाले बॉल का स्पीड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट u cos थीटा और ब्लू वाले बॉल का 0 तो u cos थीटा हो गया। और यहां से थीटा भी हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे, यहां से लेके यहां तक का अगर डिस्टेंस देखते हो तो ये दूरी है r और ये डिस्टेंस भी है r। इसी तरह से इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया r प्लस r 2r और इसको अगर मिला दिया जाए तो ये भी r प्लस r कितना हो जाता है 2r। तो इस तरह से ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स हमको पता है 60 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। और ये इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला रहे हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है, यानी कि ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो u का एक कंपोनेंट इधर आया था जो u cos थीटा वो u cos 30 हो गया, u cos 30 हो गया और u cos 30 का मतलब √3u डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो आ गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मान लेता हूं कि टक्कर के बाद ऑब्वियसली अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही ये भागेगा, ये वाला v स्पीड से भागा है और क्योंकि सिमेट्रिकली बिल्कुल आके टकराया है तो ये वाला बॉल भी हमारा v स्पीड से इधर भागा होगा। ये एंगल 30 डिग्री था तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं इसके लाइन ऑफ मोशन के अलोंग तो ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री, सिमेट्रिकल है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकाल के देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आता है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, इन दोनों के लिए देख रहा हूं मैं, येलो और ब्लू बॉल के लिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी टक्कर के बाद से बोला गया, कोलिजन के बाद से ये येलो बॉल तो रुक गया और ये वाला v स्पीड से इधर गया, v स्पीड से ये इस तरफ जा रहा है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो इसका पूरा का पूरा वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट भी है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लिख सकते हैं 0 प्लस v इज इक्वल टू v, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जब ये वैल्यूज पुट करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई u, √3u डिवाइड बाई 2, सॉरी √3u डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे v और u ये दोनों अलग अलग हो गए, ये कैंसिल आउट होने वाले नहीं है, ऑप्शन हमारे नंबर में देखो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो u और v के बीच में भी रिलेशन फाइंड करना चाहिए, तब जाके ये वैल्यूज यहाँ पे रखने चाहिए। कैसे निकल सकता है, तो कोलिजन में जनरली एक रिलेशन तो हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मिल जाता है, तो यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं। ऑब्लिक कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम x डायरेक्शन में अलग लगता है और y डायरेक्शन में अलग लगता है। सवाल थोड़ा सा टफ है, इसको देख के परेशान ना होइए क्योंकि नीट 2025 का पेपर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। हमको नहीं मालूम है कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है, अभी बहुत ही ज्यादा जब तक पेपर आ ना जाए ये डाउट में बना हुआ है, इसलिए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी तैयार करने चाहिए हमको। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट लीनियर मोमेंटम इन नेट फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन x डायरेक्शन। सिर्फ x डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ, इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन मान ले रहा हूँ। तो इनिशियल मोमेंटम देखो, तो इस बॉल का मास, तीनों आइडेंटिकल है, तीनों के मास m मान लेते हैं, तो इस बॉल का मास m है और ये x डायरेक्शन में u वेलोसिटी से चल रहा था कोलिजन से पहले, और इस बॉल का मास है m और ये इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में कितने स्पीड से चल रहा होता है, ये v है और जस्ट आफ्टर कोलिजन ये v स्पीड से भागा और इसके v का ये कंपोनेंट हो गया v cos 30। सिमिलरली इसके वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos 30। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, इसका मोमेंटम mv cos 30, इसका मोमेंटम mv cos 30, मतलब 2mv cos 30, ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। इसका मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम mu, इन दोनों के 0, और फाइनल मोमेंटम में इसका मोमेंटम mv cos 30, इसका मोमेंटम x डायरेक्शन में mv cos 30 और इसका मोमेंटम 0। तो यहाँ से m कैंसिल कर लो और u इज इक्वल टू आ जाएगा 2v cos 30 हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2
तो ये मिलेगा हमको √3v, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3v आ जाएगा u का वैल्यू। तो अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख लो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ध्यान रखिएगा, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है √3u डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को मैं न्यूमरेटर में लेके चलाता हूँ, तो 2/√3 इंटू v के जगह पर क्या लिखना है मुझे, v के u के जगह पर लिख देता हूँ, v अपॉन u के जगह पर लिखना है हमको √3v। v से v यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और e आ जाता है 2/3। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया फाइनली। तो ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं लेना है, बल्कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इस तरह से लेना है, तब जाके सही तरीके से आंसर आ पाएगा। इसको याद करोगे तो किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि कब हमको अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेना है। हमेशा लो, अगर हेड ऑन कोलिजन है तो जो लाइन ऑफ मोशन होता है वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाता है, और ऑब्लिक कोलिजन में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग हो जाते हैं।